नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर है। नगरीय निकाय चुनावों को लेकर जिला प्रभारी घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी की निकाय चुनाव की तैयारी है। उमा शंकर गुप्ता को गुना जिले का प्रभार सौंपा गया है। अशोकनगर की जिम्मेदारी है शरदेंदु तिवारी की। शिवपुरी श्योपुर समीक्षा गुप्ता संभालेंगी। भिंड मुरैना दतिया अलकेश आर्य संभालेंगे। वहीं होशंगाबाद हरदा रायसेन की जिम्मेदारी मिली है प्रदीप लारिया को। दमोह टीकमगढ़ छतरपुर की जिम्मेदारी मिली है प्रभात साहू को। सागर पन्ना बालाघाट की जिम्मेदारी मिले है शेषराव यादव को। नरसिंहपुर बैतूल जबलपुर का प्रभारी बनाया गया है वीरेंद्र गुप्ता को। वहीं सतना सीधी की जिम्मेदारी सौंपी गई है सोनू गहलोत को। रतलाम मंदसौर उज्जैन ग्रामीण की जिम्मेदारी सौंपी गई है शैलेंद्र डागा को। वहीं नीमच झाबुआ अलीराजपुर का जिम्मा संभालेगी मीना जोनवाल। देवास शाजापुर आगर की जिम्मेदारी संभालेंगे देवेंद्र वर्मा। वहीं धार बुरहानपुर इंदौर नगर इंदौर ग्रामीण की जिम्मेदारी सौंपी है अतुल पटेल को। बात करें खंडवा खरगोन बड़वानी की तो इन तीनों जगहों का जिम्मा सौंपा गया है जय सिंह मरावी को। अनूपपुर उमरिया डिडौरी की जिम्मेदारी है रमेश रंगलानी की। छिंदवाड़ा सिवनी मंडला की जिम्मेदारी है जोधा सिंह अटवाल की। सीहोर भोपाल नगर भोपाल ग्रामीण की जिम्मेदारी है सुरजीत सिंह चौहान की। ग्वालियर नगर ग्वालियर ग्रामीण विदिशा की जिम्मेदारी है स्वाति गोडबोले की। जबलपुर ग्रामीण कटनी शहडोल की जिम्मेदारी है शशांक श्रीवास्तव की। उज्जैन नगर रीवा राजगढ़ का जिम्मा सौंपा है जितेंद्र सिंह चौहान को। सिंगरौली की जिम्मेदारी सौंपी गई है विनोद यादव को। तो नगरीय निकाय चुनाव के लिए जिला प्रभारी घोषित कर दिए हैं बीजेपी ने। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी शरद जुड़ गए हैं लाइव। शरद, कह सकते हैं कि चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है बीजेपी ने। यही वजह है कि प्रभारी अब घोषित कर दिए गए। शरद, बिल्कुल, देखिए बीजेपी में तैयारियां तेज हैं और आज दिन भर बैठकों के दौर चले। कोर ग्रुप की भी आज जो महत्वपूर्ण बैठक है वो की गई और उन बैठकों के जो नतीजे हैं वो भी अब सामने आने लगे हैं। बीजेपी ने जो जिला प्रभारी हैं निकाय चुनाव को लेकर वो घोषित कर दी हैं। जिम्मेदारियां एक तरीके से बांट दी हैं कि कौन किस जिले की जिम्मेदारी देखेगा। ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण जो सुनवाई है वो होनी है। सरकार ने निकाय चुनाव को लेकर जो रिव्यू की पिटीशन लगाई है उस पर कल सुनवाई है और अगर सुनवाई के दौरान में सरकार के पक्ष में फैसला नहीं आता है, यानी कि इससे पहले जो कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव कराए जाएं और 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी की जाए, तो अगर कल रिव्यू पर विचार नहीं होता है कोर्ट की ओर से और पुराना आदेश यथावत रहता है तो फिर चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी किसी भी वक्त राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से किया जा सकता है। यही वजह है कि बीजेपी अपनी तैयारियों को धार देने में लगी है। आज बैठकें हुई जैसा मैंने कहा भी और उसके बाद में जो प्रभारी हैं वो घोषित किए गए हैं। बीजेपी ने अपनी रणनीति भी बना ली है। जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी कल से दौरे पर निकलेंगे। जो बैठकें हैं वो बूथ और मंडल स्तर तक करेंगे निकाय चुनाव को लेकर। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि निकाय चुनाव की जो सियासी तौर पर गतिविधियां हैं वो बीजेपी में बढ़ गई हैं और बीजेपी में मंथनों के दौर भी जारी हैं। निश्चित तौर पर शरद, हम बिल्कुल कह सकते हैं कि तैयारियों के लिए एक और आगे कदम बीजेपी ने यहां पर बढ़ा दिया है। बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से एक खबर है। भोपाल के नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने का मामला है, जहां पर भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने कोयम्बटूर शहर में डेरा डाल दिया है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए स्कूलों को स्पूफिंग ईमेल भेजे गए। स्पूफिंग से फर्जी ईमेल तैयार करने वाले आरोपी ने जीमेल समेत दूसरे कंपनियों के सर्वर एड्रेस का इस्तेमाल कर मेल भेजे हैं। स्पूफिंग से मेल भेजने से लगता है कि दूसरे देशों से ईमेल को जनरेट किया गया है। कोयम्बटूर शहर की चिन्हित लोकेशन पर पुलिस की टीम तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पड़ताल में जांच में जुटी हुई। चलिए अब बात करेंगे ज्ञान वापी के कितने पापी की।
तो ज्ञानव्यापी को लेकर विवाद इतना गहरा होता जा रहा है कि समझ नहीं आ रहा मामला सुलझ रहा है या फिर और उलझता जा रहा है। हिंदू पक्ष के मुताबिक मस्जिद में शिवलिंग मिला है, जबकि मुस्लिम पक्ष इससे इनकार कर रहा है, मना कर रहा है। कोर्ट अपना काम कर रहा है और सियासतदान है कि वार पलटवार करने में लगे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी विवाद पर जारी है संग्राम। सर्वे में शिवलिंग प्राप्त होने के समाचार से एक शिव भक्त के नाते मैं भी बहुत खुश हूँ। सदियों से नंदी बाबा की जो प्रतीक्षा थी कि कब मेरे भोलेनाथ मिलें और कब मैं उनके दर्शन करूं। मिला शिवलिंग, फिर क्यों कोहराम? ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। बयानबाजी क्यों? कोर्ट कर रहा काम। तो माननीय न्यायालय के समक्ष एक आवेदन वो किया है कि इस जगह को सुरक्षित किया जाए, क्योंकि इस जगह के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। तो माननीय न्यायालय ने अपने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए उस जगह को सील करने के लिए आदेश किया है। ज्ञानवापी के कितने पापी? ये काम नेहरू अगर आजादी के बाद आक्रांताओं के द्वारा, मुगलों के द्वारा किए गए अन्याय की जांच शुरू करवानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कितने लोगों की पाप की वजह से ज्ञानवापी आज विवादों में है। हम आपको ये बताएंगे, उससे पहले सर्वे में क्या हुआ ये जान लीजिए। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि पानी हटते ही विशाल शिवलिंग सामने प्रकट हुआ। सोहन लाल जी, आप कह रहे हैं बाबा मिल गए। कौन से बाबा मिल गए? बताइए सोहन लाल जी। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गया। जो सोचा उससे ज्यादा पाया। हिंदू पक्ष शिवलिंग का दावा कर खुशी से फूले नहीं समा रहे। दावा है कि नंदी की मूर्ति के ठीक सामने मिले शिवलिंग का व्यास 12 फीट 8 इंच है और इसकी गहराई भी काफी है। तो वहीं मुस्लिम पक्ष इन दावों को सिरे से नकार रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इधर वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश जारी कर दिया। अपने आदेश में वाराणसी कोर्ट ने कहा है कि जिला अधिकारी, पुलिस कमिश्नर, सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है उस स्थान को संरक्षित और सुरक्षित करने की पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी। अदालत सुरक्षा की बात कर रही है, जबकि सियासतदान बेतुके बयान देने में मशगूल है। तो ये शैतानी ताकतें जो ललचाई नजरों से हमको अपनी तहजीब से महरूम करना चाहती हैं, इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा मुसलमान भारत का मस्जिद खोने को तैयार नहीं। अवैशी कोर्ट पर भरोसा रखे, धमकावे, डरावे, दबाव न डाले, सुपर जिन्ना बनने की कोशिश न करे। देश कानून से चलेगा। अभी ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में। अब सवाल है कि आखिर ज्ञानवापी विवाद इतना उलझा हुआ क्यों है? दरअसल 18 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने के आदेश दिए और 2 सितंबर 1669 को बाकायदा मंदिर ध्वस्त होने की सूचना भी दी। तब से ही इस मंदिर के लिए लड़ाई चली आ रही है। लेकिन असल मसला फंसा उपासना स्थल अधिनियम 1991 की वजह से, जिसे तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार के समय बनाया गया था। इस कानून के अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म की उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता। अयोध्या विवाद के बाद जब मुलायम सिंह की सरकार आई तो काशी में भी ज्ञानवापी को सलाखों से घेर दिया गया और ये विवाद गहरा होता चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। भीषण गर्मी में राजधानी की एक बड़ी आबादी को लापरवाह अधिकारियों ने बूंद बूंद पानी के लिए तरसा दिया है। आलम यह था कि 3 दिनों तक पानी के लिए तरसने वाली आबादी के एक छोटे हिस्से को जब चौथे दिन पानी मिला भी तो वो पीने लायक नहीं था। आरोप है कि गलत प्लानिंग के चलते भोपाल पानी के लिए त्राही त्राही कर गया। रिपोर्ट देखें। शहर में तापमान 45 डिग्री, जब लू के थपेड़ों से हाल बेहाल हो रहा हो और ऐसे में 15 लाख की आबादी को
बूंद बूंद के लिए तरसा दिया जाए, वो भी 3 दिनों तक। क्या कहेंगे आप और क्या करेंगे आप? जाहिर है गुस्सा आएगा भी और निकलेगा भी। यही तस्वीर भोपाल की, जहां आम लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी इस समस्या से आजिज आ गए। बुलडोजर तो बहुत लोगों ने देख लिया, लेकिन 12 से 15 लाख भोपाल के लोग जो 4 दिन तक ताई ताई मची रही, और उसके बावजूद उन अधिकारियों पे आज समय तक पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से अभी भोपाल में चालू नहीं हुई है। और जहां चालू करा है वहां पर भी गंदा पानी इस तरह का आ रहा है कि आदमी पी भी नहीं सकता, हाथ में नहीं ले सकता। ऐसे समय में मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उन अधिकारियों का तय होगा उनकी सजा, कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी? पानी के लिए पूरे शहर में हाहाकार क्यों मचा, अब ये समझ लीजिए। दरअसल भीषण गर्मी में नगर निगम ने पानी की नई सप्लाई व्यवस्था के लिए कोलार की पुरानी पाइपलाइन को बदलकर नई लाइन पर सप्लाई शिफ्ट करने का प्लान बनाया, और उसी के चलते बूंद बूंद पानी के लिए राजधानी की जनता को तरसा दिया गया। हालांकि ये काम भी हो जाए और लोगों को परेशान न होना पड़े, इसके लिए पानी के टैंकर से व्यवस्था करने के निर्देश दिए जरूर गए, लेकिन वो व्यवस्था भी ऐसी हुई मानो ऊंट के मुंह में जीरा। 3 दिन के बाद लोगों को चौथे दिन सड़क पर आना पड़ा, सांसद को कमिश्नर को फोन मिलाना पड़ा। कैसी जनता इसको सहन कर रही है, आपको जानकारी है? मैं बिल्कुल जानकारी हूं। मैं सुबह से मैडम लगातार यही काम कर रहा हूँ। अभी पर मैं पंचील में जा रहा हूँ, जहाँ पे मैडम काम बचा है। अभी मैडम लगभग कई टंकियों में मैडम पानी भरना चालू हो गया, भर भी कई जगह मैडम बाईपास करके भी दे दिया है। अभी मैडम कल सुबह तक, तो अभी रात को ही बहुत जगह चली जाएगी, और कल सुबह कोई नहीं बची, ऐसे कोई बात नहीं पक्का। और आपने जो नंबर दिए वो भी कोई नहीं उठा रहा है, जनता तो परेशान हो गई। नहीं क्या मतलब इतना ये आपने बिना योजना के कैसे कर लिया? नहीं मैडम, क्या था मैडम कि जो बिल्डिंग तो मैडम जितना समय लगा उससे कम समय में हो गया, लेकिन मैडम कम से कम 30 से 40 घंटा लगा मैडम। जो पानी पे मैडम जो मिट्टी है वो पाइप में वो धुल गई मैडम। हमने पानी कल सुबह ही मतलब आ गया था। तो एक साथ आप क्यों कर रहे हैं? कम से कम इसके बारे में पहले आप योजना बनाते और उसमें ये देखते कि भाई कुछ जो बड़े लोग हैं उनके पास वो तो कुछ भी व्यवस्था कर लेंगे, पर गरीब व्यक्ति क्या करेगा? जो झुग्गी बस्ती वाले, उनके पास बर्तन नहीं है पानी भरने के लिए। 5वां दिन है आज, कितनी बुरी हालत हो रही है। मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। आप मुझे ये बताइए कितने घंटे में पानी पहुंच रहा है? अभी बड़ा ऑलरेडी मतलब 50% पहुंच चुका है। कल सुबह तक तो सभी जगह पहुंचे 100%। विधायक खुद बार बार कहते रहे, और तो और सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी कमिश्नर को निर्देश देने पड़े कि तत्काल पानी की सप्लाई शुरू करें और वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी आम लोगों को दी जाए। हालांकि चौथे दिन कुछ इलाकों में निगम की तरफ से पानी की सप्लाई शुरू जरूर की गई, लेकिन पानी इतना गंदा कि पीना तो दूर, उसे हाथ में तक नहीं लिया जा सकता। कुछ इलाकों में तो पानी में सपोले तक निकल आए। मैंने जो 10 तारीख को पत्र लिखा था वो आपके सामने, इसकी रिसीव्ड भी है, और 10 को मैंने सूचित कर दिया था। आपने कहा था कि प्रत्येक चौराहे पर टैंकर हो और टैंकर लगाए जाएं। अब मैं आपको आपके माध्यम से बता रहा हूं कि आपके निर्देश का पालन भी नहीं हुआ। हालांकि न्यूज 18 पर दावा 12 मई को भी निगम कमिश्नर की तरफ से किया गया था कि 1 दिन के अंतराल के बाद सब ठीक कर देंगे। वहीं जब उनसे हमारी संवाददाता रंजना ने सवाल किया कि ये काम पहले ही क्यों नहीं कर लिया गया, तो क्या जवाब आया, ये भी सुनिए। सीमेंट का मतलब पाइपलाइन रिप्लेस करते हुए स्टील का पाइपलाइन है, एमएस पाइपलाइन है। इस एमएस पाइपलाइन में अब आखिरी काम कंप्लीट करते हुए उसको स्विच ओवर करना है, जो पुराना पाइपलाइन से नया पाइपलाइन आने के लिए। इसके लिए शटडाउन लिया गया है। आज सुबह भी कोलार डैम से कोलार पाइपलाइन से सप्लाई हुआ है, और हम लोग प्रयास करेंगे मतलब कल पानी नहीं आ सकता है, लेकिन मतलब परसों सुबह तक की पानी मतलब हम लोग सप्लाई रिस्टोर कर सके, इस प्रकार का प्रयास है। यानी एक बात साफ है कि नगर निगम के जिम्मेदारों ने अपने लापरवाह रवैये और काम की धीमी गति के कारण शहर की बड़ी आबादी को बूंद बूंद के लिए 4 दिनों तक तरसा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्या नेपाल से रिश्ते मजबूत हो रहे हैं? सवाल इसलिए क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी ने नेपाल का दौरा किया, जहां वे बुद्ध जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने भगवान श्री राम की बात करते हुए दोनों देशों के रिश्तों को और आगे ले जाने पर जोर दिया है। बुद्ध बोध भी है और बुद्ध शोध भी है, बुद्ध विचार भी है और
बुद्ध संस्कार भी है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल पहुंचे पीएम मोदी का लुम्बिनी में शानदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय समुदाय के लोग भी उमड़े और जमकर देशभक्ति के नारों के साथ मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का ये 5वां नेपाल दौरा था, जिसमें पीएम मोदी बुद्ध पूर्णिमा के पावन दिन भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी पहुंचे और दोनों देशों के रिश्तों को हिमालय जितना अटल और पुराना बताया। साथियों, भारत और नेपाल बीच को संबंध हिमालय जस्ते अटल छे। हिमालय जति के पुरानो छे। हमें अपने इन स्वाभाविक और नैसर्गिक रिश्तों को हिमालय जितनी ही नई ऊंचाई भी देनी है। दोनों देशों के रिश्तों की बात करते हुए पीएम मोदी ने यहां भगवान श्री राम का भी जिक्र किया। साथियों, जनकपुर में मैंने कहा था कि नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। मुझे पता है कि आज जब भारत में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो नेपाल के लोग भी उतना ही खुशी महसूस कर रहे हैं। भारत और नेपाल के रिश्ते नैसर्गिक हैं, जिसे पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भी कहा और इसे और आगे ले जाने की बात कही। नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने भी लुम्बिनी में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी की मौजूदगी पर खुशी जताई। बुद्ध जयंती के कार्यक्रम से अलग इस दौरे में पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विकास, पनबिजली और संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 6 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। नेपाल में जब केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री थे, तब चीन से उनकी नजदीकियां जग जाहिर थीं। अब शेर बहादुर देउवा प्रधानमंत्री हैं, जो भारत समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा बेहद खास बन जाता है। इस दौरे से न सिर्फ दोनों देशों की नजदीकियां बढ़ेंगी, बल्कि ये दौरा रिश्तों को नया आयाम देने वाला भी साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।